एंजाइम का नेचर होता है प्रोटीन टाइप का, है ना। जैसे आपका एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है वैसे ही आपका एंजाइम भी बनता है। इसका मेजर फंक्शन जो है बॉडी में क्या है, कैटेलिस्ट का काम करता है। ये इसको आप लोग बायो कैटेलिस्ट कहते हो, है ना। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन जो मैक्रो मॉलिक्यूल से माइक्रो मॉलिक्यूल बना रहा हो या माइक्रो से मैक्रो जो भी चीज हो, या आप कोई भी कैटाबॉलिक एनाबॉलिक पाथवे जो ऑपरेट हो रहा हो, उन हर जगहों पे आपका एंजाइम की जरूरत पड़ती है। वो क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है ना। स्पीड अप करने का काम करता है एंजाइम। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका जो टर्म है वो सबसे पहले दिया था FWU, KUHNE। इसने सबसे पहले क्या दिया, टर्म। अब पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। एंजाइम एग्जिबिट, लिखते चलो। एंजाइम एग्जिबिट ऑल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सभी प्रॉपर्टी को ये अपनाया हुआ है ना। अगला पॉइंट लिखो, दे कैन बी denatured, they can be denatured by change in pH and temperature. They can be denatured. उसका जो नेचर है उसको आपने डीनेचर्ड कर दिया, प्रकृति को उसका चेंज करना। कैसे चेंज हुआ, अगर पीएच चेंज होता है या टेम्परेचर चेंज होता है तो इसमें एक प्रोसेस होता है डीनेचुरेशन का। डीनेचुरेशन का मतलब है ये चीज आपका डीएनए में भी मिलेगा, प्रोटीन में भी मिलेगा, एंजाइम में भी मिलेगा ये प्रोसेस। इस प्रोसेस से क्या होता है, जैसे हीट किए या पीएच बहुत ज़्यादा चेंज आया तो एंजाइम का क्या होता है, बॉन्ड्स जो है ब्रेक हो जाते हैं, है ना। जो उनके बीच में बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मेनली सबसे पहले ब्रेक होता है। तो इस तरह से उसका जो प्रकृति है, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से बदल जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन। समझ आ गया, आगे लिखो। एंजाइम अंडरगो फिजिकल चेंजेस। एंजाइम अंडरगो फिजिकल चेंजेस during reaction but enzyme undergo physical changes during reaction but revert to its original form at the end of reaction। क्या समझ आया ये कि एंजाइम जो है जब कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है तो उसमें किसी प्रकार का फिजिकल चेंजेस आता है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह जो है वो चेंज हो जाता है। पर वो क्या होता है, रिएक्शन जैसे ही खत्म होता है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस मिल जाता है। इसका मतलब आपका जो एंजाइम है वो खपता नहीं है, डिग्रेडेशन नहीं होता एंजाइम का, है ना। वो क्या करता है, केवल आपके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बना करके छोड़ देता है और फिर से वो एंजाइम वापस अपना वर्क करने के लिए लग जाता है ना। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला लिखो, enzymes are specific in the reaction catalyzed। enzymes are specific in the reaction catalyzed मतलब हर रिएक्शन के लिए उसका एंजाइम अपना स्पेसिफिक होता है। जैसे कि आप ऐसा समझो कि प्रोटीन का डाइजेशन करना है तो पेप्सिन एंजाइम लगता है ना।
अमाइलेज एंजाइम से आप प्रोटीन का डाइजेशन नहीं कर सकते। जो पेप्सिन एंजाइम है वो केवल प्रोटीन डाइजेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट या फैट को डाइजेस्ट करने नहीं जाता वो, है ना। इसलिए एंजाइम क्या है, स्पेसिफिक नेचर का होता है। समझ आ गया चीजें। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है एंजाइम को लेकर। अब हम लोग देखेंगे इसका कुछ नॉमेनक्लेचर वगैरह। नॉर्मल क्या चीज को, denatured by change in pH and temperature, by change in pH and temperature। ओके, तो अपन अभी पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन ठीक, पहले एंजाइम का क्लासिफिकेशन उसके सबस्ट्रेट के आधार पर किया जाता था। इससे पहले आप समझो कि सबस्ट्रेट और एंजाइम क्या है। सबस्ट्रेट TRAT, सबस्ट्रेट, तीन चीजें होती हैं जब एंजाइम की स्टडी करते हैं, सबस्ट्रेट, एंजाइम और प्रोडक्ट। ये तीन चीजें हैं। सबस्ट्रेट क्या है, वो पदार्थ है जिसपे एंजाइम को वर्क करना है, काम करना है, यानी कि वो रॉ मटेरियल है ना, जिसपे एंजाइम वर्क करेगा। और प्रोडक्ट क्या है, रिजल्ट, रिएक्शन का रिजल्ट, एंड प्रोडक्ट, एंड में अपने को क्या मिलता है वो प्रोडक्ट है। समझने का चीज है आपका सबस्ट्रेट। जैसे कि पेप्सिन एंजाइम को वर्क करना है तो उसके लिए सबस्ट्रेट क्या होगा, प्रोटीन। और प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोटीन टूटने के बाद क्या बनेगा, एमिनो एसिड। समझ आ गया बात, है ना। जैसे एमाइलेज एंजाइम को वर्क करना है तो उसके लिए सबस्ट्रेट होगा कार्बोहाइड्रेट। आ रहा है समझ में चीजें। तो सबस्ट्रेट क्या है, रॉ मटेरियल है या फिर ऐसा पदार्थ है या कंपाउंड है जिसपे एंजाइम को वर्क करना है रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो अब बार बार मैं सबस्ट्रेट बोलूंगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा जिसपे एंजाइम वर्क करेगा, है ना। तो क्लासिफिकेशन पहले सबस्ट्रेट के आधार पे किया जाता था। सपोज अगर यूरिया आपका सबस्ट्रेट है तो उसके लिए एंजाइम यूरेस, है ना। तो लास्ट में क्या लगाया जाता था, ASE। ये सिंपलर फॉर्म में एंजाइम का मतलब क्लासिफिकेशन इसी के थ्रू हो जाता था, सिंपली। अब उसके बाद आपके पास आया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, IUB। इसने क्लासिफाई किया एंजाइम को 6 क्लासेस में। अब ये किस आधार पे है, उनके वर्क के आधार पे, कि वो एंजाइम एक्चुअल में रिएक्शन में क्या काम कर रहा है ना। यहाँ पर जो ASE लगता था वो केवल सबस्ट्रेट से रिलेटेड था। जब कोई भी सबस्ट्रेट होगा उसके आगे में ASE लगा दिए तो वो उसका एंजाइम बन गया। उसके बाद ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने इसको 6 क्लास में डिवाइड किया, किसके, उसके काम के आधार पे कि क्या काम करता है। कई एंजाइम है हाइड्रोलिसिस करेगा, कई एंजाइम है बॉन्ड का ब्रेकेज करेगा, कई ऐसे हैं जो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया अपनाएंगे, कोई रिडक्शन अपनाएगा। तो इसके आधार पे ये क्या किया, 6 क्लासेस में डिवाइड किया है। पहले उस क्लासेस को हम लोग लिख लेते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइसिस, LYA, आइसोमरेज, और 6th है लाइगेज। ये तो इस तरह से ये 6 क्लास में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने इनको सारे एंजाइम को डिवाइड कर दिया, है ना। इनका सब अलग अलग काम है। इतने तरह की एक्टिविटी है, यानी कि 6 टाइप के एक्टिविटीज डिफरेंट एंजाइम परफॉर्म करते हैं किसी रिएक्शन को कैटलाइज करते वक्त, है ना। तो लिख लिए इसको, लिख लो।
एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज। नाम में लिखा है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, या फिर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। समझ आया? ऐसा एंजाइम जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कर रहा हो या फिर रिडक्शन का प्रोसेस कर रहा हो या दोनों, वो इस क्लास के अंतर्गत आ जाते हैं। कैसे करेगा? सपोज आपके पास एक सबस्ट्रेट ले लेते हैं, ठीक? ये सबस्ट्रेट रिड्यूस्ड फॉर्म में है। रिड्यूस्ड फॉर्म में होने का मतलब कैसा होता है? अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप समझते हो कि नहीं? ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसमें ऐड कर दिया किसी सबस्ट्रेट में, है ना? और रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दोनों हो सकता है ना? समझ में आता है ना ये चीजें? अब ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है ना? इसके पास या तो हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, या निकल गया होगा, है ना? दूसरा सबस्ट्रेट ले लेते हैं दूसरे कलर में। ये क्या है? ऑक्सीडाइज्ड पहले से। अब ये जो एंजाइम आपका रिएक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रक्रिया अपनाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा? ये वाला ऑक्सीडाइज्ड हो गया, है ना? प्लस ये वाला रिड्यूस्ड हो गया। क्या अंतर आया? कि जो ऑक्सीडाइज था वो रिड्यूस हो गया है, जो रिड्यूस था वो ऑक्सीडाइज हो गया। वो है, वो तो क्या, रेड वाला एस, यानी ये सबस्ट्रेट जो रेड कलर का है वो क्या था? रिड्यूस्ड था। यहाँ पर देखो रेड कलर वाला ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब कहीं ना कहीं इसका ऑक्सीजन ले जाके इसमें डाल दिया। तो जब यहाँ से ऑक्सीजन निकला होगा तो ये रिड्यूस्ड हो गया, है ना? और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ तो जो रिड्यूस था वो क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो इस तरह की एक्टिविटी ये एंजाइम परफॉर्म करता है। इसको आप बना लो, एस की जगह एस डैश भी लिख सकते हो आप। एस है, ये एस डैश है। एस मतलब है आपका सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को डिनोट करेंगे हम लोग एस से। तो जो इस तरह का एंजाइम होता है उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा रिडक्टेज, परऑक्सीडेज, ऑक्सीजिनेज, ऐसा कुछ कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। या फिर डिहाइड्रोजिनेज, ऐसा भी कुछ कुछ लिखा हुआ मिलेगा। जैसे लिखा है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, तो कोई एल्कोहलिक कंपाउंड है आपका, उसमें क्या करेगा? डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन का रिमूवल, है ना? या फिर आपका परऑक्सीडेज, परऑक्साइड किसको कहते हैं? H2O2, है ना? तो उसी तरह से ये एक्टिविटी जिस हिसाब से परफॉर्म करेगा उसके सामने में ये लगा हुआ मिलेगा। केवल रिडक्शन करेगा तो रिडक्टेज लिखा जाता है, लेकिन आपका जो सबस्ट्रेट है वो इसके पहले आपका लग जाएगा, है ना? ये हो गया आपका एक एंजाइम। दूसरा देखते हैं, देख लिए? ट्रांसफरेज, नाम में लिखा है ट्रांसफर, है ना? तो ये क्या चीज का ट्रांसफर करता है? कोई फंक्शनल ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर कर देगा, है ना? लिख लो, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप from one substrate to another, transfer of functional group from one substrate to another। चलो देखते हैं। एक ये सबस्ट्रेट S है, इसके पास
कोई फंक्शनल ग्रुप G अटैच है ना। एक सबस्ट्रेट है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप अटैच है, दूसरा सबस्ट्रेट है S डैश जिसके पास कोई ग्रुप नहीं है। अब ये एंजाइम को फॉर्म करेगा S प्लस S डैश G हो जाएगा। ट्रांसफर हुआ? Yes. बस इतना ही काम ये करता है। इनमें एंजाइम में क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? हेक्सोकाइनेज, ट्रांसअमाइनेज, इस तरह की चीजें आपको एंजाइम में अटैच मिलेगा आपको सबस्ट्रेट के साथ में। ये फिर तीसरा है आपका तीसरा क्या है? हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस ये एंजाइम क्या करता है? सीधा बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा, है ना। लिख लो एंजाइम, एंजाइम कैटेलाइजिंग, एंजाइम कैटेलाइजिंग हाइड्रोलिसिस, एंजाइम कैटेलाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड, एंजाइम कैटेलाइजिस हाइड्रोलिसिस ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड। कौन कौन से? जैसे कि आपका ईस्टर, ये बॉन्ड कहाँ मौजूद होता है? एसिड और एल्कोहल के बीच। गुड। ईस्टर, पेप्टाइड, पेप्टाइड और ग्लाइकोसाइडिक, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इन बॉन्ड को ये तोड़ने का काम करता है। समझ आ रहा है? लिपिड में भी मौजूद मिलेगा आपको ईस्टर बॉन्ड, है ना। ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड के बीच में है, ग्लाइकोसाइडिक दो मोनोसैकेराइड को जोड़ने वाला। तो इन बॉन्ड को तोड़ने का काम ये सारे एंजाइम करते हैं, ठीक। इसमें आपको जनरली मिलेगा लाइपेज, ग्लाइकोसाइडेज, पेप्टाइडेज। जैसा बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड है उसके आधार पे आपको एंजाइम का नाम मिलेगा, है ना। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ रहा है तो पेप्टाइडेज लग गया है ना। कौन से बॉन्ड को वो तोड़ेगा, किस बॉन्ड पे वर्क कर रहा है, उसके आधार पे उसके आगे में ASE लगा हुआ मिलेगा, है ना। देख रहे हो आप लोग, सबका काम अपना अलग अलग है ना। चलो चौथा देखें, आइसोमरेज। लाइसेस पहले देख लेते हैं। लाइसेस, लाइसेस। अब ये लाइसेस क्या करता है? सबस्ट्रेट से किसी ग्रुप को रिमूव करता है ना। यहां पे ग्रुप को रिमूव किया है, यहां पे रिमूव नहीं किया है, यहां पे ट्रांसफर किया है एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में। लेकिन अब यहां से क्या करेगा? सीधा निकाल के बाहर फेंक देगा, है ना। रिमूवल लिखो, एंजाइम कैटेलाइजिंग, एंजाइम कैटेलाइजिंग रिमूवल ऑफ ग्रुप, रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से क्या करता है? ये सीधा किसी ग्रुप को रिमूव कर देता है डायरेक्ट। तो ये आपको मिलेगा इस तरह का साइट्रेट लाइसिस
टाइड लाइसेस, ऐसा मतलब आपके सबस्ट्रेट के बगल में लाइसेस लगा हुआ मिलेगा जो उस पर्टिकुलर चीज को, जैसे साइट्रेट लाइसेस, तो वो क्या करेगा, कोई साइट्रिक एसिड वाले ग्रुप को रिमूव कर देगा, है ना। जिस ग्रुप को वो रिमूव कर रहा है उसके आधार पे उसका एंजाइम का नाम के आगे में लाइसेंस लगा हुआ मिलेगा। समझ आ रहा है? आपको क्वेश्चन में फंक्शन पूछता है, बस आपको क्वेश्चन में देगा कि नीचे लिखे हुए एंजाइम में से कौन सा एंजाइम जो है ये बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है या ग्रुप को रिमूवल करने का काम करता है, ऐसा टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा, आपको एक को चुनना होगा इनमें से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं आइसोमरेज। आइसोमर का मतलब समझते हैं? सेम क्या? सेम और उसका फार्मूला सेम है, केमिकल फार्मूला सेम रहता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है ना, उसको आप आइसोमर कहते हो। मतलब अगर जैसे C6H12O6 है, उसी को आप ग्लूकोज बोलते हैं, उसी को आप फ्रक्टोज बोलते हैं, तो केमिकल फार्मूला दोनों का सेम है C6H12O6, पर दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है। एक में एल्डिहाइड अटैच है, एक में कीटोन अटैच है ना, तो उन दोनों को हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोमर। दिखेंगे अलग अलग लेकिन केमिकल फार्मूला सेम होता है। तो उसी तरह से ये आइसोमरेज एंजाइम वही काम करता है, केमिकल फार्मूला को सेम रहने देता है और ज्योमेट्री को या ऑप्टिकल स्ट्रक्चर को वो क्या करता है, चेंज कर देता है। समझ आ रही चीज? लिखो एंजाइम कैटेलाइजिंग, एंजाइम कैटेलाइजिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर। एंजाइम कैटेलाइजिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर। इसका मतलब क्या हो, ऑप्टिकल मतलब आपको दिखने में अलग लगेगा, केमिकली सब सेम रहेगा, जितने कार्बन है जितने हाइड्रोजन है वो सब उतने के उतने ही रहेंगे, लेकिन आपको अलग टाइप का दिखेगा। उसको आप ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्री यानी पोजीशन को चेंज कर दिया उसका, है ना, पोजीशन। तो ये सब चीजें इस तरह का चेंजेस वो एंजाइम ले आता है। केमिकली सेम रहेगा लेकिन इन तीनों के आधार पर वो क्या रहेगा, अलग दिखने लगेगा, है ना। तो इसमें एंजाइम में आपको ऐसे ही मिलेगा, आपको आइसोमरेज लगा हुआ, सारे एंजाइम के पीछे में आपको आइसोमरेज लगा हुआ मिलेगा। आप एग्जांपल में यहाँ पर लिख सकते हैं, ग्लूकोज को ये क्या करता है, फ्रक्टोज या फ्रक्टोज को ग्लूकोज में चेंज करने का काम ये एंजाइम कर दिया। समझ आ रहा है चीजें? फंक्शन आपके दिमाग में बैठा हुआ ना चाहिए। अगला है लाइगेज। लाइगेज ये क्या काम करता है, बॉन्ड को जोड़ने का। समझ आ रहा है? कहां पर तोड़ने का काम हुआ था, हाइड्रोलाइसिस में, है ना। तो ये लाइगेज क्या करता है, किसी दो चीजों को जोड़ने का काम करेगा, है ना। लिखो एंजाइम कैटेलाइजिंग, एंजाइम कैटेलाइजिंग joining of two compound, joining of two compound, किसी दो कंपाउंड को जोड़ने का काम। देखते हैं, ग्लूटामिक एसिड ले लिए प्लस एक आपको एमिनो ग्रुप ले लिए NH3। ये दो अलग अलग कंपाउंड है, एक एसिड है एक अमाइन है ना। इन दोनों को जोड़ देता है और बना देता है कंपाउंड ग्लूटामाइन। समझ आ गए?
दोनों जुड़ गया तो एक नया प्रोडक्ट आपको मिल गया ग्लूटामाइन। अब यहाँ पर जो एंजाइम आपका वर्क कर रहा होगा उस एंजाइम को आप लिख दोगे ग्लूटामाइन सिंथेटेज। ग्लूटामाइन सिंथेटेज मतलब आपको एंजाइम में ये सिंथेटेज या डायरेक्ट लाइगेस लगा हुआ मिलेगा। सिंथेसिस करता है किसी नए कंपाउंड का, कैसे? किसी दो अलग अलग कंपाउंड को जोड़ करके। फंक्शन दिमाग में बैठा होना चाहिए कि कौन एंजाइम क्या वर्क कर रहा है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपका एंजाइम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या दोनों, है ना। फिर आपके पास दूसरा है ट्रांसफरेंस। ये क्या करेगा? किसी एक ग्रुप को किसी एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर कर दिया। हाइड्रोलेस क्या किया? ये बॉन्ड को तोड़ेगा और अलग कर देगा। फिर ये आपका आ गया लाइसेस। ये क्या काम करता है? टोटली रिमूव, ग्रुप का ट्रांसफर नहीं करेगा बट वो ग्रुप को रिमूव करेगा, है ना। फिर आता है आइसोमरेज। ये क्या करेगा? केमिकल स्ट्रक्चर को सेम रखने देगा, उसका पोजीशन, उसका ज्योमेट्री, ये सब चीजों को क्या करता है? चेंज कर देगा, है ना। देखोगे तो अलग लगेगा लेकिन केमिकली सेम रहेगा। फिर आता है आपका लाइगेस एंजाइम। ये क्या करेगा? जोड़ने का काम करता है किसी दो एंजाइम को, दो कंपाउंड को। क्लियर हो गई? तो इस तरह से 6 क्लासेस में आपके एंजाइम बटे हुए हैं। अब देखते हैं एंजाइम का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। देखो, एंजाइम वर्क बाय वीकनिंग। Enzyme work by weakening of bonds in chemical reaction. Enzyme work by weakening of bonds in chemical reaction. किसी केमिकल रिएक्शन के बॉन्ड को ये कमजोर बना देता है ना। तब वो जाकर के टूटेगा और अलग हो जाएगा। समझ आ रहा है? यही इसका मेन काम होता है ना। अब ये जो एंजाइम वर्क करता है ये 2 स्टेप पे करता है। पहला स्टेप होता है कैसा? मैं थोड़ा डायग्रामेटिक बताऊंगा आपको। ये इस तरह से, ये सपोज एंजाइम है, ई लिख दिया हुआ है ना, प्लस आपके पास ये सबस्ट्रेट है। सपोज ये उसी टाइप का सबस्ट्रेट बना देते हैं, ऐसा चौकोन वाला। ये क्या है? सबस्ट्रेट, एस लिख दिए। अब ये क्या होगा? ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को कैच करेगा, है ना। ये यहाँ पर ये इसको उस स्लॉट में क्या किया? बाइंड कर लिया। इसको कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। समझ आ गई? तो ये पहला स्टेप हुआ, है ना। दूसरा स्टेप में क्या करता है? स्टेप 2, वो आपका जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ES, इसको क्या करता है? ये आपका एंजाइम है, प्लस ये क्या काम किया? इसको प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। ये आपका हो गया प्रोडक्ट। तो जो आपने एक पॉइंट लिखा था कि एंजाइम फिजिकल चेंज, एंजाइम में रिएक्शन के दौरान फिजिकल चेंज आता है और फिर केमिकल रिएक्शन के अंत में ये एज इट इज आपको वैसा का वैसा मिल जाता है। अब ये एंजाइम वापस जाएगा, फिर सबस्ट्रेट उठाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, सबस्ट्रेट उठाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। समझ आ रही चीजें? ये 2 स्टेप में ये काम करता है। पहला स्टेप है एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिक्सअप होगा और बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स।
फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में एंजाइम अलग हो जाता है और सबस्ट्रेट जो है वो किस में चेंज हो गया आपके प्रोडक्ट में। सपोज अगर ये प्रोटीन था तो एमिनो एसिड में बदल गया। समझ आ रहा है? तो इस तरह से 2 स्टेप में ये वर्क करेगा। देखना चाहोगे इसको? आप लोग फटाफट। हो गया? अब एंजाइम से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको हम लोग देखते हैं। सबस्ट्रेट तो आपको समझ आ गया क्या है, अब दोबारा नहीं बताऊंगा। एक्टिव साइट, ये लिखो एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होता है? सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। लिखो यहां पर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। एंजाइम में एक साइट होता है जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड होता है। जैसे ये था आपका, ये है, इसको आप कहोगे एक्टिव साइट। ऐसा साइट एंजाइम में जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड होता है उसको क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। ठीक। दूसरा लिखो कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? जो एंजाइम को एक्टिवेट करता है ना? ये जनरली क्या होते हैं? मेटल आयन होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? मेटल आयन। ये एंजाइम के साथ अटैच होता है और एंजाइम को वर्क करने में मदद करता है। जैसे Mg2+ आयन, Zn2+ आयन, Ca2+ आयन, ये सारे मेटल आयन आपके कोफैक्टर कहलाते हैं, है ना? इसके बाद तीसरा लिखो कोएंजाइम। कोएंजाइम सपोज ये आपका एंजाइम, ये मैं ले लिया एंजाइम। ठीक। इसमें जो हमारा कोएंजाइम का स्लॉट अलग से बना रहता है। ये आपका क्या है? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट आप उसको कहोगे जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड होगा। इसके अलावा एंजाइम के पास कोएंजाइम के बाइंड होने का भी जगह होता है ना? ये आपका कोएंजाइम, ये होता क्या है? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है कोएंजाइम। और इस कहां पर रोल है इसका? सबस्ट्रेट रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब पता लगाने का काम करता है कि इसको वर्क करने के लिए सबस्ट्रेट कहां पर है। रिकॉग्नाइज कराएगा सबस्ट्रेट को। क्या चीज? कोएंजाइम। लिख लो इसको, सबस्ट्रेट रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब समझते हैं आप? पता लगाने का, फाइंड आउट कराएगा कहां पर है आपका ही सबस्ट्रेट है, उसी के साथ बाइंड होगा। तो ऐसे चीजों में कोएंजाइम मदद करता है। फिर है चौथा है एपोएंजाइम। देखो इसमें एंजाइम
एंजाइम विदाउट कोफैक्टर, एंजाइम विदाउट कोफैक्टर, केवल प्योर फॉर्म में जब एंजाइम हो, उसमें कोई चीज अटैच ना हुआ है, तब वो कहलाता है एपो एंजाइम। ये जो एपो एंजाइम है जनरली इनएक्टिवेटेड एंजाइम को कहते हैं हम लोग, है ना। इसके बाद आता है आपका होलो एंजाइम। होलो एंजाइम में क्या होगा, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। इसके साथ इसको एक्टिवेट करने वाले कंपाउंड इसके साथ अटैच होकर के क्या बनाते हैं, इसको होलो एंजाइम। ये आपका है एंजाइम जो वर्क करने के लायक है, होलो एंजाइम। वो एपो एंजाइम आपका वर्क नहीं करता, इनएक्टिव रहता है, इसमें जाके कोफैक्टर अटैच होगा और आपका बनेगा होलो एंजाइम। दोनों में अंतर समझ में आ गया चीजें। ये छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी है जो आपको क्वेश्चन में पूछ देता है। ओके, नेक्स्ट थ्योरीज देख लेते हैं। थ्योरीज एंजाइम को लेकर के अपनी अलग अलग थ्योरीज हैं। आपने हायर स्कूल में पढ़ा होगा, लॉक एंड की मॉडल कहते थे, है ना, ताला चाबी। तो इससे रिलेटेड दो थ्योरीज दिया गया। पहला है लॉक एंड की। लॉक एंड की किसने दिया था, फिशर। फिशर ने दिया था इसको। इसमें क्या होता है, अगर आप डायग्राम मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूं। ये है आपका ताला। ताला जैसे न दिखे तो भावनाओं को समझना। ये तो जो ताला होता है उसमें उसी की चाबी फिट होती है, होता है ना। इसी के टाइप का ऐसा कुछ बना के देखते हैं। चाबी ये देखने से तो लग रहा है कि नहीं फिट होगा, लेकिन समझना है। तो ये जो मॉडल कहता है कि एंजाइम जो है ताला की तरह है और जो सबस्ट्रेट है वो चाबी की तरह है ना। इसमें जो एक्टिव साइट जो आपका समझने का काम का चीज है, ये आपका क्या है, एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट का एक यूनिक कन्फर्मेशन होता है। यूनिक कन्फर्मेशन मतलब हर एक एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट माने जहां पर सबस्ट्रेट को बाइंड होना है, वो उसके सबस्ट्रेट के मुताबिक पहले से डिजाइन रहता है, वो चेंज नहीं होता। समझ आ रहा है बातें। तो इसीलिए उसमें उसी का सबस्ट्रेट ही फिट होता है। क्लियर हो रहा है बात। इसी वही सबस्ट्रेट फिट होगा जिसके लिए वो पर्टिकुलर एंजाइम बना हुआ है। इसीलिए इसको हम लोग कह देते हैं मॉडल ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब कठोर। एंजाइम में क्या है, कठोर होता है, वो सबस्ट्रेट के आधार पे चेंज नहीं करेगा, कहता है अपने आप को। समझ आ रहा, चेंज नहीं होना है, वो रिजिड है, एंजाइम कठोर है वो। ये अपना थ्योरी बताया, उसको लिखो इसको। एक्टिव साइट प्रोसेसेस या एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ यूनिक कन्फर्मेशन या कॉन्फ़िगरेशन या कन्फर्मेशन, जो लिख लो। एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ यूनिक कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन which is complementary, which is complementary to, which is complementary to structure of substrate, which is complementary to structure of substrate, thus provide substrate
fit thus provide substrate to fit fit into it, उसमें वो सटीक फिटिंग बैठता है। समझ आए बातें जो लिखे हो आप? आपको क्वेश्चन में पूछता है कि ये किस टाइप का मॉडल है ना? ये आपको ऑप्शन में मिलेगा रिजिड मॉडल। यहाँ रिजिड इसलिए कहा गया है कि एंजाइम चाहे सबस्ट्रेट जैसा भी हो, एंजाइम अपना कन्फर्मेशन चेंज नहीं करेगा, है ना? एंजाइम ऐसा फिटिंग प्रोवाइड करेगा कि उसमें उसी का सबस्ट्रेट फिट बैठे। क्लियर हो गया बातें? अब दूसरा है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, इसको दिया था वोशलैंड। वोशलैंड नाम के साइंटिस्ट ने। अब यहां पर इस थ्योरी में यह कहा जाता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जब बाइंड होते हैं तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस अपने आप में करते हैं साइट का। यहाँ पर आपका एक्टिव साइट चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक्टिव साइट का कन्फर्मेशन चेंज होता है ना? एंजाइम का शेप थोड़ा सा अलग हो गया और सबस्ट्रेट का शेप थोड़ा सा अलग हो गया, तो दोनों आपस में चलो थोड़ा थोड़ा चेंज करके रिएक्शन को परफॉर्म कर दें, ऐसा वाला है। इसलिए ये रिजिड मॉडल नहीं है, ये मॉडल कैसा है? फ्लेक्सिबल है, चेंजेबल है ना? देखते हैं कैसे होगा। सपोज अगर आपके पास एंजाइम है, एंजाइम बना दिया, ऐसा कुछ इसका एक्टिव साइट है, लेकिन आपके पास जो सबस्ट्रेट है वो चौकोर है। केवल समझने के लिए है ना? ये आपका सबस्ट्रेट है। अब ये क्या करेगा? दोनों थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ऐसे हो गया और ये जाकर के उसमें एकदम एक्यूरेट बैठ गया। अरे बात समझ? एकदम अंतर आएगा तो नहीं चेंज करेगा वो, फिर वो एंजाइम दूसरे का होगा, है ना? वो एंजाइम के लिए वो सबस्ट्रेट फिर कारगर नहीं होगा। दोनों थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजेस करते हैं, इसीलिए आप कह देते हैं उसको इंड्यूस्ड फिट, मतलब फिटिंग को इंड्यूस करते हैं वहां पर, फिटेड पहले से नहीं रहता, है ना? चलो थ्योरी लिखो। when substrate binds to active site of enzyme, when substrate binds to active site of enzyme, both changes shape, creating an ideal fit, ये अपने लिए फिटिंग खुद तैयार कर लेते हैं। समझ में? यहाँ पर पहले से फिटेड रहता है इस थ्योरी में, है ना? तो इस तरह से दो अलग अलग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये आपका रिजल्ट क्या बनेगा यहाँ पर? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या एंजाइम की एक्टिविटी इस तरह से परफॉर्म होती है करके दो अलग अलग थ्योरीज दिया। क्लियर हो गया चीजें? ये दो थ्योरी आपको याद हो जाना चाहिए, कहां पर क्या हो रहा है। ओके, अब हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। अफेक्टिंग एंजाइम, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करेंगे। एंजाइम अपना काम कर रहा है, कहीं कहीं पर आप कुछ कुछ चीजें ऊपर नीचे कर दिए, तो एंजाइम का रिएक्शन पे क्या रिजल्ट आएगा, कैसा परफॉर्म करेगा, उसको हम लोग देखेंगे। ओके, पहला फैक्टर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन।
कंसंट्रेशन मतलब सबस्ट्रेट की मात्रा। अगर क्या होगा आप लोग सोच के देखो, एंजाइम वर्क कर रहा है, आप सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ा दिए, मतलब आपने रॉ मटेरियल आपके अंदर शरीर में सपोज पेप्सिन एंजाइम है, आप प्रोटीन डाइट खा दिए, उसके बाद और प्रोटीन खा दिए, तो क्या होगा? सर मतलब इसकी एक्टिविटी तो वैसे ही रहेगी, लेकिन नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? रिएक्शन का रेट मतलब उस प्रोटीन को तोड़कर एमिनो एसिड बनाने का काम वो एंजाइम कर रहा है, तो उसका रिएक्शन क्या हुआ? प्रोटीन को तोड़कर एमिनो एसिड बनाना। पेप्सिन एंजाइम यही काम कर रहे हैं, आप प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या घटेगा या कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। देखो ध्यान से समझो, एंजाइम का साइज मतलब ऐसा नहीं कि पत्थर पहाड़ टाइप का कोई एंजाइम होता है या ट्रक ट्रॉली का ऐसा खोला हुआ, ऐसा नहीं। एंजाइम या ये सब क्या है? आपके मॉलिक्यूल है। इनको कैसे नापते हैं? मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका, अलग मोल में नापा जाता है। तो जो एंजाइम के मॉलिक्यूल है हमेशा सबस्ट्रेट से बड़े होते हैं, दिमाग में बैठा लो, सबस्ट्रेट से क्या होगा? बड़ा रहेगा। अब आप पिक्चर बैठाओ दिमाग में कि सपोज एक रेत का ढेर है, उसको आपको किसी तगाड़ी से निकाल करके फेंकना है, तो जब रेत इतना सा था तो आपको तगाड़ी में भरने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, रेत बढ़ गया तो आप फटाफट फेंकना चालू करोगे। कब तक? एक निश्चित समय तक, उसके बाद फिर आएगा तो आपका डाउन हो जाएगा, फिर आपको उठाना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा अंत में। तो अल्टीमेटली सेम कंडीशन यहाँ पर भी होता है। जब आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, कुछ उसके भी अपने लिमिटेशन है। आपका अगर लिमिटेशन है कि आप 1 मिनट में 5 तगाड़ी रेती फेंक सकते हो तो उतना ही फेंकोगे, ऐसा तो नहीं कि ज्यादा बढ़ गया तो 4 हाथ लगा लिए, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे ही होता है, एंजाइम की एक्टिविटी एक लिमिटेशन तक बढ़ेगी, उसके बाद फिर वो क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। चलो ग्राफ बनाते हैं और बेहतर समझ आएगा। ये एक्स एक्सिस और ये है वाई, ऐसा एक्सिस बनाते हैं। इसको हम लोग लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इसको ले लेते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मतलब ये ऊपर की तरफ सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ते चले जाएगा और इधर आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते चले जाएगा। ठीक, चलो कैसे? अब ये ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरह से, आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते गया, फिर एक पॉइंट के बाद वो कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये जो डिपेंडेंसी है एंजाइम का सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर, इसको 2 अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से समझाया है। तो इसको हम लोग देखते हैं पहले, माइकेलिस मेंटन रिएक्शन। माइकेलिस मेंटन ने अपना इक्वेशन दिया, इसके आधार पर इसने इन दोनों ने अपना अपना अलग अलग इक्वेशन दिया है। वो इक्वेशन आपको डायरेक्ट पूछता है, पिछले साल सीईटी में पूछा हुआ था। चलो हम लोग लिखेंगे इसको, इसके क्या इक्वेशन है फिर समझेंगे। लिखो, increasing substrate concentration will increase rate of reaction, up to a certain point, एक निश्चित बिंदु तक वो क्या करेगा? बढ़ेगा। उस
पॉइंट को हम लोग कहते हैं, यहां तक आपका पढ़ा है, Yes, sir. इसके बाद ये कांस्टेंट हो गया। तो इस पॉइंट को कहा जाता है v मैक्स। v मतलब वेलोसिटी से लिया गया है, समझ आ रहा है, और मैक्स मतलब मैक्सिमम। यहां पर एंजाइम की वेलोसिटी मैक्सिमम है, इसके बाद ये कांस्टेंट हो गया और इधर कम हो गया, उस पॉइंट को क्या कहा गया, v मैक्स। क्लियर हो गया चीजें? आगे लिखो। इक्वेशन लिखो, v0 is equal to v max s upon km plus s। ये इक्वेशन इन्होंने दिया। v0 is equal to v max s km plus s। ठीक, v0 का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। पहले कितनी वेलोसिटी थी उसकी जब आपने सबस्ट्रेट नहीं बढ़ाया, ये है आपका v0। v0 होगा, यहां पर आपने सबस्ट्रेट को नहीं बढ़ाया, जितना मिला है उतना ही है। तो यहां पर इसको ऐसे फाइंड आउट करते हैं, v max s, चलो v max का मतलब वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी डाल लो उसमें। v max का मतलब है मैक्सिमम वेलोसिटी, s का मतलब सबस्ट्रेट, s का मतलब सबस्ट्रेट, s आपका क्या है, सबस्ट्रेट। अब काम का चीज है आपका ये कांस्टेंट km। चलो लिखो इसमें km में माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट है, mm कांस्टेंट, माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट। ठीक, इन्होंने इस कांस्टेंट का डेवलपमेंट किया। km का लिखो थोड़ा सा, km इज डिफाइंड एज, इसके बारे में लिखो, ये क्या है, km इज डिफाइंड एज substrate concentration at half maximal velocity, substrate concentration at half maximal velocity, ये आपका km है, ये दिमाग में बैठा लो। km आपका कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी। ये हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ आएगा आपका, देखते हैं। देखो ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये आपका 0 है, तो दोनों के बीच में ये यहाँ पर होता है हाफ 1/2 v max। ठीक, तो जो यहाँ पर की वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा, km का वैल्यू होगा। क्लियर हो गया? km क्या है, माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा। समझ आ गया चीजें? ये इक्वेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक, अब इसी इक्वेशन को और मॉडिफाई किया लाइन-वीवर बुर्क रिएक्शन, उसको देखते हैं। लाइन वीवर एंड बुर्क रिएक्शन। इसने क्या किया, इस रिएक्शन को पलट दिया, रेसिप्रोकल। इसमें लिखो रेसिप्रोकल ऑफ
रेसिप्रोकल का मतलब समझते हो? उल्टा। उल्टा कर देना, पलट देना। ये ऊपर वाले सब नीचे हो जाएंगे, नीचे वाले सब ऊपर हो जाएंगे, है ना? रेसिप्रोकल ऑफ माइकलिस मेंटन इक्वेशन, रेसिप्रोकल ऑफ माइकलिस मेंटन इक्वेशन। अब आप इसका रेसिप्रोकल बनाओ, 1/v0। कैसे होगा रेसिप्रोकल? 1 ये v0 है, 1/v0 हो गया, इज इक्वल टू km प्लस s अपॉन v max s। ये इक्वेशन इसने दिया है ना? इसी को पूछा था आपका लाइन वीवर को सीटी में। आप पिछले साल का पेपर देखिए, जाके देखना, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा डायरेक्ट। ये इक्वेशन दिया गया था, टिक लगाओ कौन सा है करके, है ना? चलो अब पॉइंट लिखो काम का। बाकी ये तो आपको पता है, v0 क्या है, km क्या है, s क्या है, ये सब चीजें पता है। ये मैं नहीं लिखाऊंगा, जो इसका कंक्लूजन है वो मैं आपको लिखाता हूँ। देखो, प्रोवाइड लाइन वीवर, नहीं ऐसे लिखो डायरेक्ट, लाइन वीवर में लिखना है आपको, माइकलिस मेंटन का हो गया। प्रोवाइड more accurate determination of Vmax and Km। Vmax and Km मतलब लाइन वीवर ग्रुप से आपका ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू निकलता है Vmax का और Km का। दोनों की वैल्यू ज्यादा सटीक निकलती है इससे। दोनों में से कौन सा बेस्ट है पूछेगा तो आपको लाइन वीवर लगाना पड़ेगा, ठीक में, है ना? ओके, अब और आगे पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखते चलो छोटा छोटा। Km वैल्यू vary with सबस्ट्रेट के साथ साथ Km का वैल्यू वेरी करेगा। समझ आया बातें? ये देखो सबस्ट्रेट है, आपने सबस्ट्रेट को यहां तक लाया केवल, तो इसके लिए मैक्सिमम यहां हो जाएगा तो आधा यहां हो जाएगा। समझ आ रहा है चीजें? तो सबस्ट्रेट के साथ साथ Km का वैल्यू चेंज होते चलेगा। क्लियर हो रहा है चीजें? आपने कितने मात्रा में सबस्ट्रेट दिया, यहां तक दिया तो Vmax अलग हो जाएगा, वहां तक दिया तो Vmax, है ना? Km क्या है? Vmax का आधा, इसलिए वो सबस्ट्रेट के साथ साथ बदलेगा। अगला पॉइंट लिखो, an enzyme whose Km value is very low will have high affinity for substrate। अगर Km वैल्यू लो है तो एफिनिटी हाई होगी। एफिनिटी मतलब होता है लगाव, है ना? एफिनिटी का मतलब आपको नहीं समझ आता तो वहां पर छोटा सा हिंदी में लिख लिया करो, है ना? विल हैव, क्या लिखा आपने? हाई एफिनिटी फॉर इट्स सबस्ट्रेट, विल हैव हाई एफिनिटी फॉर इट्स सबस्ट्रेट। मतलब क्या समझ आए? जिस एंजाइम का Km वैल्यू लो होगा उसका सबस्ट्रेट के प्रति लगाव ज्यादा होगा। बातें समझ आई कि नहीं? मतलब वो क्या करेगा? सबस्ट्रेट को जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में बनाएगा बेहतर तरीके से। एंजाइम को अगर बेहतर वर्क करना है तो Km मस्ट बी लो। बात आया समझ में? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक? Km वैल्यू हाई हुआ तो एंजाइम का सबस्ट्रेट के प्रति एफिनिटी यानी कि लगाव जो है कम हो जाएगा। उल्टा चलता है, इसीलिए आपको उल्टा दिया है ना? ओके, यहां तक क्लियर हो गया? आगे चले, बिठा दूं? यस। ओके,
अब एक चीज समझ आ गया, एक फैक्टर आपको, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे एंजाइम कैसे वर्क करता है। अब एंजाइम कंसंट्रेशन पे कैसे वर्क करेगा, उल्टा कर दो आप, एंजाइम कंसंट्रेशन। अब बोलो, अब आप एंजाइम बढ़ा रहे हो, सबस्ट्रेट को उतना का उतना रहने दीजिए, फिर क्या होगा, वो भी वैसे ही एक टाइम तक रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ऑलवेज बढ़ेगा, हमेशा, एक समय तक नहीं, जब तक पूरा सबस्ट्रेट खा नहीं जाए एंजाइम तब तक वो बढ़ते चलेगा। जितना आप एंजाइम डालते जाओगे रिएक्शन आपका बढ़ते चलेगा। इसका भी ग्राफ बनाते हैं, ये है आपका एंजाइम और ये है रेट ऑफ रिएक्शन, इधर की तरफ इधर की तरफ। यहां पर जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन बनेगा। जितना जितना आप एंजाइम बढ़ाते गए सबस्ट्रेट आपका बढ़ते चले गया। किसी चीज को पिकअप करना है तो एक आदमी 1 घंटे में कर रहा है, 2 आदमी और डाल दिए आधा घंटा हो गया, 4 आदमी और डाल दिए 5 मिनट हो गया, तो वो बढ़ते चलेगा। लेकिन उसका एंजाइम तब तक काम करेगा जब तक वो सारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो जाए, है ना। तो उसका कोई स्टेबल होने का या रोकने का तो कोई रोल ही नहीं, है ना। समझ आ गई ये चीजें। चलो अगला देखते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे काम करेगा, लिखो, वेलोसिटी ऑफ एंजाइम, वेलोसिटी ऑफ एंजाइम catalyzed reaction, velocity of enzyme catalyzed reaction becomes double with every EVERY, with every 10 degree rise in temperature, with every 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। क्या समझ में आया कि जो एंजाइम के साथ जो रिएक्शन चल रहा है उसकी एक्टिविटी डबल हो जाती है एंजाइम की। कब? हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर। अब वो चालू होता है 0 से, 0 में एंजाइम सीज है, 10 ले आए तो बढ़ा, 20 ले आए तो डबल हो गया, है ना, 30 ले आए और बढ़ा। तो हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो एंजाइम का या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डबल हो जाता है। ये था, लेकिन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक। इसके बाद डीनेचुरेशन, अभी आपको पढ़ाया मैं, है ना, डीनेचुरेशन। तो एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक ही बेहतर वर्क करेगा, उसके बाद और बढ़ाए तो फिर उसके बॉन्ड्स वगैरह टूट जाएंगे, जिसको आप कहते हो डीनेचुरेशन। समझ आ गए? लिख लो एक लाइन और, एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर and become denatured by excess heat, अत्यधिक हीटिंग देती है तो क्या होगा, ये प्रोसेस टोटली डीनेचर्ड हो गया। अब क्या है, एंजाइम का कोई रोल नहीं हुआ, डीनेचुरेशन हो गया, मतलब एंजाइम पूरा डिग्रेड हो गया, खत्म हो गया। लेकिन प्रोटीन में एक और प्रक्रिया होती है कि आप वो टेम्परेचर वापस लाओ तो वापस रीनेचुरेशन हो जाता है। डीनेचुरेशन का उल्टा क्या होता है, रीनेचुरेशन। फिर से वो हाइड्रोजन बॉन्ड वापस, हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा है कि वो टूटता है फिर वापस आके फिर जुड़ जाता है, फिर वो एंजाइम वर्क करना चालू कर देगा। ये प्रोटीन में होता है जनरली, है ना। ओके, तो इसके लिए बेहतर वर्क के लिए कोई ना कोई एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा जिसको आप कहते हो ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसमें सही साथ वर्क करे वो एंजाइम। तो इसका है
35 to 45 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर में एंजाइम जो है अच्छा परफॉर्म करता है। ऑप्टिमम कहते हैं जिसको आप लोग, ऑप्टिमम टेम्परेचर लिख देता हूं, टेम्परेचर ये। ओके, चौथा देखते हैं पीएच। अब बताओ पीएच, पीएच बढ़ाए घटाए तो क्या होता है? पीएच बढ़ गया मतलब बेसिसिटी, पीएच घट गया एसिडिटी। तो एसिडिटी में अच्छा वर्क करेगा कि बेसिसिटी में वर्क करेगा? सब पढ़ लिए आप लोग, पीएच भी पढ़ लिए, एंजाइम भी पढ़ लिए, प्रोटीन भी पढ़ लिए, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। सर जैसे एसिडिक रिएक्शन होगा तो एंजाइम जो होता है वो पीएच स्पेसिफिक होता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एसिडिटी में ज्यादा वर्क करता है एंजाइम की बेसिसिटी में ज्यादा वर्क करता है, कुछ नहीं। हर एंजाइम का अपना अलग अलग पीएच होता है ना। आप कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने जाते हो तो नियरली आपको न्यूट्रल पीएच चाहिए, है ना। जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं सलाइवा के साथ मिक्सिंग होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। अमाइलेज एंजाइम सलाइवा में रहता है तो वहां पर का पीएच होता है नियर अबाउट आपका 6.5 टू 7.5 के बीच में, बेसिक पीएच। इसके बाद आप प्रोटीन डाइजेशन करने गए, पेप्सिन, तो अंदर में तो HCl एसिड सीक्रेट हो रहा है, हमारे इंटेस्टाइन का पीएच होता है 2, हाईली एसिडिक, वहां पर पेप्सिन वर्क कर रहा है ना। उसके बाद लिपिड का डाइजेशन होता है हाई पीएच में, 7 और 8 सॉरी अबव 8 के ऊपर का पीएच जो है लिपिड के डाइजेशन के लिए। तो एंजाइम का कोई पीएच पे ऐसा नहीं है कि आप बढ़ाया ज्यादा किए तो ये एंजाइम क्या है, पीएच स्पेसिफिक होता है। जो एंजाइम 2 पे वर्क कर रहा है उस पीएच को आप 4 कर दो तो वो एंजाइम जाहिर सी बात है काम करना कम कर देगा, है ना। तो एंजाइम्स आर, लिखो पीएच स्पेसिफिक। Most of the enzymes are pH specific. Most of the enzymes are pH specific. कुछ एंजाइम का आप नाम लिख लो, अभी आपको बताया मैं, जैसे कि पेप्सिन वर्क करता है 2, अमाइलेज वर्क करता है 6.5 टू 7.5, नियरली न्यूट्रल। उसी तरह लाइपेज आपका वर्क करेगा 8 to 9, 8 से ऊपर में, है ना। ये आपका स्पेसिफिक। अब पर्टिकुलर आपको अगर पेप्सिन को वर्क करना कम कराना है या बंद कराना है तो आप क्या करोगे, पीएच को बढ़ा दोगे, जाहिर सी बात है ना। लेकिन इनको प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से अलग अलग फैक्टर हैं जो एंजाइमेटिक रिएक्शन को प्रभावित करते हैं और आपका एंजाइम इसी के साथ खत्म होता है।